So hello everyone, this is Kuldeep Mishra. Today we are going to discuss the another topic of class 9th. In the previous video class, we have discussed about the Jacobin clubs and the formation of convention. तो हम लोगों ने पिछली वीडियो क्लास में जैकोबिन क्लब और कन्वेंशन के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ आखिर ये है क्या। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द राइन ऑफ टेरर। राइन ऑफ टेरर मीन्स कि एक तरह से आतंक का युग आ गया था। कहाँ पर? फ्रांस में। तो इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं, कुलदीप मिश्रा। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो हम लोग इसमें जैसे देख रहे हैं कि जैसे द राइन ऑफ टेरर, द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज़ रिफर्ड टू एज द राइन ऑफ टेरर। ये जो टाइम पीरियड था 1793 से लेकर 1794 के बीच का, इसको एक आतंक का युग समझा गया है फ्रांस में। क्यों ऐसा समझा गया है कि अब जब कन्वेंशन का फॉर्मेशन हो गया तो रॉबespierre, जो कि वहाँ का एक तरह से समझ लो हेड बना, रॉबespierre फॉलोड पॉलिसी ऑफ सिवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। मतलब कि अब उसने वहाँ पे एक ऐसी पॉलिसी बनाई कि अब सभी पर बहुत ही सख्ती से नियंत्रण रखा जाए और उसके लिए सज़ा भी मतलब डिक्लेयर की जाए कि अगर कोई भी उसके रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। All those whom he saw as being enemies of the republic, जिस किसी के बारे में उसको लगता था कि ये शत्रु है किसका? रिपब्लिक का। मतलब कि अगर वो रिपब्लिक काइंड ऑफ गवर्नमेंट नहीं चाहता, वो उसका शत्रु है, तो उसको क्या करना चाहिए? जैसे कि कुछ लोग थे उसमें, जैसे एग्जांपल वो उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से लोग थे? नोबल्स थे, क्लर्जी थे, मेंबर ऑफ अदर्स पॉलिटिकल ग्रुप। तो नोबल और क्लर्जी के बारे में हमने पहले ही अपने वीडियोज़ में बता दिया है कि ये लोग ऐसे मेंबर थे फ्रांस में जो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में आते थे। मतलब इनको सारे राइट्स बाय बर्थ ही मिल जाते थे, इनको सारे प्रिविलेजेस मिल जाते थे। तो इनको जो है वो समझता था कि ये सारे एनिमीज़ हैं किसके? रिपब्लिक के। इवन मेंबर ऑफ हिज ओन पार्टी मेंबर हु डू नॉट एग्री विद हिज मेथड वर अरेस्टेड, इम्प्रिजन्ड एंड देन ट्राइड बाय अ रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। तो यहाँ तक कि ये भी बताया जा रहा है कि अगर उसकी खुद की पार्टी के मेंबर भी अगर उसके इस तरीके से सहमत नहीं है तो उसको भी अरेस्ट कर लिया जाता था, जेल में बंद कर दिया जाता था और उनको जो है देन ट्राइड बाय अ रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। मतलब कि उनको एक तरह से उनका ट्रायल चलता था। कहाँ पे? एक रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल बनाया गया था। रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल का मतलब क्या कि जैसे कि अदालतें होती हैं, वहाँ पर उनकी कार्रवाई चलती थी कि हाँ ये जो इसके अगेंस्ट जो ये हमने जो इसको अरेस्ट किया है तो ये इस वजह से अरेस्ट किया है, तो इसकी सुनवाई होनी चाहिए, यहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वो करने लगा था। कौन? रॉबespierre। तो उसने कौन कौन सी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की? अच्छा, उसने कुछ पॉलिसी इम्प्लीमेंट भी की अपनी लोगों के लिए। देखो उसने क्या क्या किया। रॉबespierre's government issues law placing a maximum ceiling on wages and prices। तो रॉबespierre की सरकार ने उसने एक लॉ इशू किया, प्लेसिंग ए मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेस। वेजेस मतलब जो मज़दूरों को वेज मिलते हैं, एक दिन का जो पैसा मिलता है उनको, जिसको हम दिहाड़ी बोलते हैं, और जो रुपए थे उसको एक अंतिम सीमा तक क्या करता है? फिक्स करता है। मतलब कि इशू करता है ऐसा कानून कि जो मज़दूरों के और प्राइस हैं उसको एक जगह पे फिक्स कर दिया जाए, मतलब उसकी अंतिम सीमा निर्धारित की जाए। जैसे अब हम इसको किस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कि अगर हमने सबके, जैसे कि मान लेते हैं कि हमें किसी प्रोडक्ट को 10 रुपीज़ में सेल करना है, तो 10 रुपीज़ में सेल करना है तो इस प्राइस को, ये सबसे लास्ट अमाउंट होगा, मतलब इसके ऊपर आप सेल नहीं कर सकते। ये चीज़ फिक्स हो गई। अगर कभी भी उसकी प्राइस बढ़े भी या डिमांड बढ़ी तो प्राइस बढ़नी चाहिए ना, लेकिन तब भी नहीं बढ़ा सकते। तो वेजेस और प्राइजेस फिक्स कर दिए, सील कर दिए एक तरीके से, मतलब उसकी सीमा को क्या कर दिया,
ये फिक्स कर दिया। तो मीट एंड ब्रेड वर राशन, मीट खाने वाला, ब्रेड रोटी, इन सभी को उसने क्या कर दिया, राशन थे, मतलब ये सभी राशन थे उस टाइम के, मतलब और कुछ चीज़ें नहीं थी खाने की, तो इन्हीं को राशन बनाया गया था। पीजेंट वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज़ एंड सेल इट एट प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। वही चीज़ अभी हमने जो बताया कि यहाँ पे उनके प्राइसेस क्या कर दिए थे, सील कर दिए गए थे। तो जो किसान थे उनको फोर्स किया जाता था कि अपने जो अनाज हैं उनको आप शहरों में क्या करो, ट्रांसपोर्ट करो, सेल करो, और जिस प्राइस पे गवर्नमेंट ने, मतलब कि उस प्राइस पे आप सेल करो जिस पे गवर्नमेंट ने उसको फिक्स कर रखा है, उससे ज़्यादा या उससे कम का आपको नहीं करना है। द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन। यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर मतलब जो आटा है, तो जो एक्सपेंसिव आटा था वो क्या हो गया, गायब ही हो गया। क्यों गायब हो गया? क्योंकि उसने जो है क्या, अब जो ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा तो वो प्राइस पहले से फिक्स कर रखा है, तब वो सस्ते में तो बेच भी नहीं सकता है ना, तो इस वजह से क्या हो गया, वो गायब ही हो गया मार्केट से। ऑल सिटीज़न वर रिक्वायर्ड टू ईट द, ये फ्रेंच लैंग्वेज है, पेन डी गैलाइट। तो द ऑल सिटीज़न वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन डी गैलाइट, इसको मतलब है तो इक्वलिटी ब्रेड, मतलब कि सभी को एक जैसे ही रोटी मिलेगी। अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, लोफ मतलब होता है जैसे पाव रोटी, जैसे आप लोग आज भी खाते होगे पाव रोटी, जो कि होल व्हीट का मतलब होता है कि जो गेहूँ, जो उसको बिना छीले ही जो एक रोटी बनाई जाती है, पाव रोटी, तो वो उसका यूज़ करते थे, सभी लोग खाते थे। जो सिटीजन्स थे वर रिक्वायर्ड टू ईट, या तो ब्रेड खाते थे या तो इस तरह की पाव रोटी खाते थे जो बिना छीले हुए गेहूं की होती थी। इक्वलिटी वॉज सॉट टू बी प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म ऑफ स्पीच एंड एड्रेस, और भी एक तरह का इक्वलिटी सोचा गया कि जिस तरह के लोग की भाषा है और जिस तरह के एड्रेसेस हैं, मतलब एड्रेस मतलब कि वो फ्रांस की टेरिटरीज़ में आते हैं या नहीं, तो वहाँ से भी उनको इक्वलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अकॉर्डिंग टू द एड्रेस एंड स्पीच इक्वलिटी वॉज सॉट टू बी प्रैक्टिस्ड। तो ये भी एक तरीके का फॉर्म था इक्वलिटी को डिनोट करने का या डिस्क्राइब करने का, हम बोल सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं, तो अब जैसे पहले लोग जो क्या बोलते थे, सर और मैडम बोलते थे, तो वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज में देखो क्या बोला जाता था। इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मॉन्सियर मीन्स सर होता था, एंड मैडम मतलब मैडम। ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वर हैंसफोर्थ सिटोयन एंड सिटोयने, मतलब कि आज से अब भविष्य, मतलब कि इसके बाद से अब सभी फ्रेंच आदमी या औरत सभी लोग क्या होंगे, फ्रांस के नागरिक होंगे। मतलब कोई भी अब सर और मैडम नहीं होगा, सभी लोग एक जैसे ही होंगे। तो ये भी एक तरह से वो इक्वलिटी का साइन, सिटोयन मतलब सिटीज़न ही होता है, सिटोयन है सिटोयने, मैन या सिटोयन मतलब मैन हो गए और सिटोयने मतलब सिटीज़न हो गए। तो जितने भी आदमी और सिटीज़न हैं सभी लोग आज के बाद से क्या होंगे, फ्रांस के जितने भी आदमी और औरत हैं ये सभी आदमी और सिटीज़न होंगे, ना कि सर और मैडम होंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। रॉबस्पियर परस्यूड हिज पॉलिसी सो रिलेंटलेसली दैट इवन हिज सपोर्टर्स बिगन टू डिमांड मॉडरेशन। तो रॉबस्पियर की जो पॉलिसी थी वो एक तरह से इस तरह से बहुत ही निष्ठुर, मतलब कि बहुत ही गलत तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर रहा था। वो मतलब रुक ही नहीं रहा था कि वो किसी के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा था कि हाँ ये पॉलिसी अगर मैं इनके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दूंगा तो इनके ऊपर उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, तो इस बारे में भी नहीं सोच रहा था। तो हिज सपोर्टर्स बिगैन टू डिमांड मॉडरेशन, तो उसके सपोर्टर्स ने भी कहा कि अरे थोड़ा नियंत्रण रख लो अपनी इस पॉलिसीज़ पर, इस तरह से नहीं चलता। जैसे कि अगर कोई भी एक रूलर आ जाए आपके यहाँ, जैसे कि हम मान लेते हैं कि अपने घर का एग्जांपल ले लो आप, कि जैसे कि आपके फादर हो गए और आपको जो है कुछ न कुछ ऐसा करने के बोलें, वो अपने सारे रूल्स और रेगुलेशन आप पे इम्प्लीमेंट करते रहें कि आपको ये करना ही करना है, चाहे जैसे भी करके करो, नहीं करोगे तो मैं तुम्हें पनिश करूँगा, और पनिशमेंट भी बहुत ही अच्छी होगी आपके लिए। तो इन सब चीज़ों से क्या होने लगा कि जो उनके सपोर्टर थे वो चाहते थे कि इसमें थोड़ा मतलब डिमांड मॉडरेशन होना चाहिए, मतलब कि एक बार उसको समझाओ,
अगर वो नहीं माने तो उसके बाद आप कोई दूसरा मतलब स्टेप लो, लेकिन ऐसा भी नहीं करता था, वो डायरेक्ट जो है तुरंत उसको पनिशमेंट ही मिलती थी, किसी भी तरह का मॉडरेशन नहीं था। रॉबस्पियर ऐसा मतलब कि वो अपने सारी पॉलिसीज़ को इसी तरह से इम्प्लीमेंट कर रहा था, तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई। तो अब जुलाई में 1794 जुलाई में उसको जो है कोर्ट ने एक सज़ा सुना दी, एंड अरेस्टेड एंड नेक्स्ट डे सेंट टू द गिलोटाइन। गिलोटाइन मीन्स क्या होता है? गिलोटाइन एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम ये तरह समझ सकते हैं कि जैसे कि दोनों हाथों को बांध दिया जाए एक जगह पे, और उसके गले को जो है एक शेप, जैसे गले जैसा शेप होता है, इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जैसे कि ये दो जगह हैं, इसमें उसके हैंड्स को जो है फिक्स कर दिया जाए और यहाँ बीच में गला उसका फिक्स करके और ऊपर से काट दिया जाए। तो इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट था जिसको हम गिलोटाइन बोलते थे। तो जो है उसको यहाँ भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि जो है जो सारी चीज़ें कर रहा था अपने लोगों पर, लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि उसके सपोर्टर भी उसके इस बात से सहमत नहीं होते थे कि तुम जो कर रहे हो ये सही नहीं कर रहे हो। एक तरह से वही रूल कर रहे हो जैसे कि पिछले गवर्नमेंट करती थी, जैसे निरंकुशता है, मतलब कि उसी तरह की मोनार्कियस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाला काम तुम भी कर रहे हो कि ज़बरदस्ती सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से कोर्ट ने उसको जो है कन्विक्ट कर दिया 1794 में, और उसको अरेस्ट कर लिया गया और दूसरे दिन उसको गिलोटाइन में भेज दिया गया। अब इसमें 2-3 चीज़ें अभी हम और देखेंगे कि लिबर्टी के 2 व्यूज़ आए थे उसमें फ्रांस में कि व्हाट इज़ लिबर्टी, लिबर्टी आखिर में है क्या। तो इनके 2 व्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं फ्रेंच सोसाइटी में। तो एक रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट थे जिनका नाम था कैमिल डेसमौलिन्स। कैमिल डेसमौलिन्स ये एक फ्रांस के जर्नलिस्ट थे। तो उन्होंने 1793 में कुछ अपने लेटर या लिखे थे या फिर उनके आर्टिकल थे। तो ही वॉज एग्जीक्यूटेड शॉर्टली आफ्टर द राइन ऑफ टेरर। जैसे ही आतंक का युग, मतलब जब से ही राइन ऑफ टेरर की शुरुआत हुई, उनको जल्दी ही शुरू में ही उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, मतलब अपराधी एक तरह से डिक्लेयर कर दिया गया। सम पीपल बिलीव दैट लिबर्टी इज़ लाइक ए चाइल्ड। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि लिबर्टी जो है, सम पीपल बिलीव दैट लिबर्टी इज़ लाइक चाइल्ड। स्वतंत्रता एक बच्चे की जैसी है। जैसे बच्चे का क्या काम है, बच्चा जो मन में आए वो कर सकता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं। जहाँ मन में आए बैठ जाए, जहाँ मन में आए वो खेलने चला जाए, जो मन में आए तोड़ दे फोड़ दे, सारी चीज़ें वो कर सकता है। तो कुछ लोग ऐसा मानते थे। विच नीड्स टू गो थ्रू अ फेज ऑफ बीइंग डिसिप्लिन बिफोर इट अटेन्स मैच्योरिटी। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक टाइम पीरियड है कि जब तक आदमी मैच्योर ना हो जाए, तब मतलब कि तब तक वो डिसिप्लिन नहीं होगा, जब तक वो मैच्योर नहीं होगा। तो जब वो इस पीरियड में है, जब वो एक बच्चा है, तब वो एक मतलब कि वो एक लिबर्टी फील कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे करके वो मैच्योर होता जाएगा, तो एक प्रोसेस के थ्रू होता जाएगा ना। तो अगर वो बीच में कहीं भटक रहा है तो उसको समझाओ कि हाँ तुमको जो है ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, मतलब उसको डिसिप्लिन बनाना है। तो धीरे धीरे ही करके वो क्या करेगा, वो एक मैच्योरिटी पर जब पहुँचेगा तो उसको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि हाँ लिबर्टी क्या है। तो वो ये इनका मानना था, किनका? कैमिल डेसमौलिन्स का। अब उनका एक ये भी मानना था कि लिबर्टी क्या है, लिबर्टी इज़ अ हैप्पीनेस, खुशी है, रीज़न है, इक्वलिटी है, जस्टिस है। ये सारी चीज़ें एक लिबर्टी में होनी चाहिए। और राइट इज़ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट, और एक तरह से अधिकारों की घोषणा है कि ये सारे अधिकार जो है एक लिबरलिज्म या एक तरह से रिपब्लिक काइंड ऑफ गवर्नमेंट में ये सारे मतलब कि सारी बातें होनी चाहिए। लेकिन अब उसी जगह पर जो रॉबस्पियर था वो क्या सोचता था लिबर्टी के बारे में। रॉबस्पियर व्यूज़ ऑन लिबर्टी, उसकी ये धारणा थी कि टू इस्टेब्लिश एंड कंसोलिडेट डेमोक्रेसी को, जिसको हम लोकतंत्र बोलते हैं, लोकतंत्र को इस्टेब्लिश या बनाए रखने के लिए, उसको स्थापित करने या बनाए रखने के लिए, टू अचीव द पीसफुल रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, जो भी हमारे संवैधानिक नियम हैं उसको प्राप्त करने के लिए या फिर उसमें शांति बनाए रखने के लिए, वी मस्ट फिनिश
वी मस्ट फिनिश द वॉर ऑफ लिबर्टी अगेंस्ट टायरनी। हमें जो है टायरनी का मतलब जो भी अभी तक निरंकुश शासक था, हमें उनके अगेंस्ट जो है जो वॉर है उसको फिनिश करना चाहिए, क्योंकि वही जो है लिबर्टी के अगेंस्ट में थे, उनको ख़त्म करना चाहिए। अब देखो सबसे पहली बात इसकी यही आ गई कि हमें सबसे पहले उन सभी लोग को ख़त्म करो जो लोग इस तरह के मतलब कि लिबर्टी के अगेंस्ट में थे। उनको हम टायरनी बोलते हैं, मतलब कि जो भी अन्याय हुआ है अभी तक उनके साथ, या फिर जो भी अत्याचार हुए हैं, जो भी जुल्म हुए हैं, उनको पहले फिनिश किया जाए जो लिबर्टी के अगेंस्ट में थे। वी मस्ट एनहिलेट द एनिमीज़ ऑफ रिपब्लिक एट होम एंड अब्रॉड। एनहिलेट का मतलब भी होता है मिटा देना, ख़त्म कर देना। हमें ख़त्म कर देना चाहिए ऐसे शत्रुओं को, एनिमीज़ को, जो कि रिपब्लिक के अगेंस्ट हो, चाहे वो घर में हो या फिर बाहर हो या विदेश में हो। जैसे कि आज के टाइम पे हम लोग सोचते हैं कि जैसे घर के जो लोग हैं, जो घर के ही जो एनिमीज़ होते हैं, वो बाहर के लोगों से ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं ना। अब जैसे कि हमारी आर्मी बॉर्डर पर लड़ाई कर रही है, लेकिन अंदर के ही कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ इन्फॉर्मेशन लीक कर देते हैं, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक हैं उनके कंपैरिजन में। तो इस वजह से जो है वो ऐसा सोचता था कि अंदर के शत्रुओं को मिटाओ, चाहे वो मतलब कि पहले इस तरह के लोगों को मिटाओ जो रिपब्लिक के अगेंस्ट में हो, चाहे वो घर में हो या बाहर हो, और एल्स वी शैल पेरिश। पेरिश का मतलब यहाँ पर वो वाला पेरिस नहीं है, ये पेरिस है, और वो पेरिस था। तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस है और ये पेरिस है। तो और एल्स वी शैल पेरिश, या तो पूरी तरीके से हमें ख़त्म ही कर देना चाहिए। तो ऐसा उसका मानना था। तो यहाँ पर कहीं भी लिबर्टी को लेकर हैप्पीनेस, इक्वलिटी या फिर राइट्स के बारे में उसने कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। और यही एक तरह से जो उसका एक माइंड सेट हो गया था कि ऐसे जितने भी लोग हैं जो लिबर्टी के अगेंस्ट में हैं, उनको किसी भी ना किसी तरह के ख़त्म ही कर देना है, उनको रखना नहीं है अपने यहाँ पे। लेकिन उसके जो फॉलोअर्स भी थे, उनका ऐसा मानना था कि आप थोड़ा मॉडरेट भी हो सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको मार ही दो, एक बार उन्हें आप समझा भी सकते हो, अगर समझाने से मान जा रहे हैं तो ठीक है। तो उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। इसी वजह से कोर्ट ने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, एक तरह से कन्विक्टेड बाय द कोर्ट। और उसके बाद जो है उसको गिलोटाइन में भी भेज दिया गया। और फिर जो क्या होता है कि ये सारी चीज़ें होती हैं। और उसका मानना था टू कर्ब द एनिमीज़ ऑफ लिबर्टी थ्रू टेरर इज़ द राइट ऑफ द फाउंडर ऑफ द रिपब्लिक। जो भी एनिमीज़ हैं स्वतंत्रता के, तो उनको जो है टेरर के थ्रू ही जो है क्या किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। और ये एक तरह का अधिकार है जो भी फाउंडर है किसका, रिपब्लिक का, ये जो रिपब्लिक का फाउंडर है उसका अधिकार है कि इन सभी शत्रुओं को या एनिमीज़ को ख़त्म करो जो भी किसके अगेंस्ट में लिबर्टी के, तो वो टेरर के थ्रू ही ख़त्म किया जा सकता है। तो ये एक तरह से उसका अधिकार है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो हम लोग, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो क्लास नहीं देखी है तो पहले उसको देख लो आप, तो इसको पूरा समझ में आ जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करो, आप आगे बढ़ाओ इसको, और जिससे कि और भी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, या फिर आप जैसे जितने भी स्टूडेंट हैं उन तक इसके बारे में उनको जानकारी मिल सके। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड। आई विल प्रोवाइड यू द PDF, and if anyone wants a PDF then you can comment me in the comment box. So enjoy your day. Jai Hind, have a good day. That's it.